ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और आज हम चर्चा कर रहे हैं जो यमुना मैली है और आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने यमुना पर ध्यान नहीं दिया। छठ पूजा हमारे सामने है, वहां पर पूजा करने से रोकने की कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आरोप लगा रही है कि यहां पर इनकी मंशा नहीं थी, कोविड-19 के प्रोटोकॉल का बहाना लिया गया, लेकिन यमुना तक किसी को जाने नहीं देना चाह रहे थे। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये 3 तस्वीरें हैं। पहले हवा में प्रदूषण आपने देखा, हवा जहरीली हुई और उसके बाद मैली यमुना में श्रद्धा की डुबकी लगाई जा रही है। ये तस्वीरें हर जगह वायरल हो रही हैं। यमुना के पानी में टॉक्सिक है, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और खासकर उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे हैं वो सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। घाट के किनारे एक वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही थी और वहां पर कहा जा रहा था कि पूजा कीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अड़े रहे। उन्होंने कहा कि क्यों, हम घाट पर जाकर पूजा करेंगे, आस्था का पर्व है। और जब घाट पर लोग गए तो उसके बाद तस्वीरें ये वायरल हो रही हैं। सवाल ये उठता है कि क्या पिछले 7 साल में यमुना मैली हुई है? सवाल ये उठता है क्या इससे पहले की सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? सवाल ये उठता है कि राघव चड्ढा यहाँ पर कह रहे हैं कि हरियाणा और यूपी की गलती है, वहां से पानी छोड़ा जाता है और जो यहाँ का बैराज है वहां पर जो गंदगी है वो यूपी और हरियाणा की वजह से है। और हमने बार बार स्टेट्स को, जो उत्तर प्रदेश को हमने खत लिखा, चिट्ठी लिखी और ये कहा कि इसको साफ करने की ज़रूरत है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारे साथ हैं, स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं, कुंदन मेरे सहयोगी ITU से हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ ही साथ भारद्वाज जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, ब्रेक पर जाने से पहले भारद्वाज जी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे हैं वो सरकारी काम में बाधा डालते हैं। देखिए, मैं तो खाली इस पे एक ही बात कहना चाहूँगा। हमारे यूपी में एक कहावत है, नाचना आवे आंगन टेढ़ा, और ये इनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। कारण क्या है, 30 तारीख को मैं आपको डेट के साथ बताता हूँ, क्योंकि मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि छठ में कहा जाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और ये लगातार घनेन्द्र भारद्वाज जी और इनकी पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं। इसलिए मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 30 तारीख को LG के साथ DDMA की मीटिंग हुई, उसमें खुद केजरीवाल जी उपस्थित थे और वो उसके वाइस चेयरमैन हैं, उसके मेंबर हैं। जब LG साहब ने इनके कहने के हिसाब से इसको बैन किया है तो उन्होंने उसी समय क्यों नहीं ट्वीट करके इसको माना कि हमको ये बैन नहीं होना चाहिए, पूजा नहीं होनी चाहिए, पर उन्होंने उस समय कुछ नहीं किया। 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचल मोर्चा ने जब उनको चिट्ठी लिखी कि इसकी पूजा होगी नहीं तो हम लोग जबरन पूजा करेंगे छठ पूजा पे, तब उन्होंने सब पूरे टीवी के सामने, टाइम्स ऑफ इंडिया में हमारे पास इसके प्रूफ भी हैं, उस पर आर्टिकल भी आया और उन्होंने बताया कि इस तरीके के बैन को जस्टिफाई किया। उसके बाद 6 तारीख को भी रिक्वेस्ट की गई, 8 तारीख को भी रिक्वेस्ट की गई है, और जब मनोज तिवारी जी और आदेश गुप्ता जी ने एक बहुत बड़ा धरना उनके घर के सामने किया जिसमें मनोज तिवारी जी को चोट भी लगी, उस दिन के बाद अगले दिन इन्होंने चिट्ठी लिखी है फोर्स में आके कि लगता है अब सब उल्टा हो गया। आज तक जो केजरीवाल जी किसी की बात नहीं सुनते थे, LG की कोई बात को समझते नहीं थे, उन्होंने ये बात को क्यों एक्सेप्ट कर लिया था, और ये झूठ बोल रहे हैं। ये बात तो आप पर भी अप्लाई होती है ना शुभेंदु जी, कि भाई LG साहब ने पहली बार में केजरीवाल की बात मान ली। नहीं, और ये बात नहीं है। हाँ, ये आपको मैं समझा देता हूँ। ये तो हम कितने, ये लड़ाई हम कितने पहले से देखते आ रहे हैं। देखिए हाँ। मैं आपको इसी को बताना चाह रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट एक सजेशन देती है, एक रिकमेंडेशन देती है, और उस रिकमेंडेशन में कि कब स्कूल खुलना है, क्या स्कूल खुलने के लिए LG साहब से परमिशन मांगी गई? नहीं, इन्होंने एक रिकमेंडेशन किया, उसको एक्सेप्ट किया। इन्होंने दारू की दुकानें खोलने के लिए रिकमेंडेशन किया, उसको एक्सेप्ट किया गया। ये रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट करता है और उसको DDMA एक्सेप्ट करता है, पर यहाँ पे इन्होंने कोई रिकमेंडेशन नहीं करी है। यदि इन्होंने कोई रिकमेंडेशन करी हो तो आप चैनल पे बताइए, और ये नहीं ना होने के बावजूद भी आज सबके सामने नाटकबाजी। स्वामी जी आता हूँ, इसके बाद आप एक रिएक्शन ले लेता हूँ। भारद्वाज जी बोलिए। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खाना की झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, इनको लगता है कि बार बार झूठ बोलने से लोग इनकी झूठ को सच समझ जाएंगे। दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था को आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ, दिल्ली का हर आदमी समझ रहा है किस तरीके से दिल्ली की लोकतांत्रिक जो चुनी सरकार के गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा। किस तरीके से GST एक्ट में बदलाव किया गया पार्लियामेंट का सेशन बुला के, ताकि दिल्ली सरकार की जो बची शक्तियां उसको भी खत्म किया जाए। दिल्ली की पूरी शक्ति उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में दे दी, और बाकायदा गैजेट में लिखा गया कि LG इज द गवर्नमेंट। जब LG इज द गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट के पास एक बहुत लिमिटेड चीजें रह जाती हैं, और क्योंकि DDMA में क्योंकि डिजास्टर एक्ट लगा हुआ है तो DDMA हर तरीके से इंपावर्ड है,
और एलजी साहब चेयरमैन है। एलजी साहब किसके आदमी है? सबको पता है कि एलजी साहब भारतीय जनता पार्टी के आदमी है। वो होम मिनिस्टर की नौकरी करते हैं। जो होम मिनिस्टर उनको कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहेगी, वैसे एलजी साहब को रिएक्ट करना है। आप इसमें देखिए दिल्ली सरकार और हमारी कितनी लिमिटेड जुरिस्डिक्शन रह जाती है। और जब एलजी साहब ने रामलीला की परमिशन दी, दशहरे की परमिशन दी, उसी समय दिल्ली की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि वो डीडीएमए में मेंबर है, उन्होंने एलजी साहब से अनुरोध करा कि एलजी साहब छठ मनाने वाले दिल्ली में लाखों लोग हैं, आप छठ की भी परमिशन दे दीजिए। लेकिन एक मीटिंग निकल गई, उसमें एलजी साहब ने कुछ नहीं करा। फिर दूसरी डीडीएमए की मीटिंग आई, उसमें कुछ नहीं करा। फिर जब तीसरी मीटिंग आई, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य मंत्री को और होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी और उन्हें बताया कि दिल्ली में 45-50 लोग पूर्वांचल के रहते हैं और वो 45-50 लाख लोग छठ को आस्था का प्रतीक और आस्था का पर्व मानते हैं, इसलिए आपको दे दीजिए। और उसके बाद जब हमने चिट्ठी लिखी और जब चिट्ठी सार्वजनिक हो गई तो भारतीय जनता पार्टी पर दबाव पड़ा, क्योंकि 45-50 लोग अगर आप सुबह निगरानी दोगे तो पहले वो आपको वोट नहीं देते। तो ऐसा हो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सड़क पे विरोध का सामना करना पड़े, गलियों में विरोध का सामना करना पड़े। जैसे हरियाणा में किसानों ने स्थिति कर दी, वो दिल्ली में भी हो सकती है। अच्छा भारद्वाज जी और शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आपके साथ मैंने इतनी डिबेट की है और हर डिबेट में एक सिरा आप पकड़ते हो, एक सिरा आप पकड़ते हो और कहते हो साहब ये झूठ बोल रहे हैं, दूसरे कहते हैं ये झूठ बोल रहा है। आज तक समझ में नहीं आया झूठ कौन बोल रहा है। हर डिबेट में मैंने जी आता हूँ स्वामी जी के पास चलते, कुंदन आता हूँ इसके बाद आपके पास। स्वामी जी आप ये यमुना मैली है या सियासत मैली है? कुछ समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। देखिए एक बात को समझना होगा, दिल्ली में शासन करने वाला व्यक्ति, उसका जो मंत्रिमंडल है, एक मानसिकता को समझना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री की मानसिकता का परिचायक ये सिद्ध करता है कि वह हिंदू विरोधी मानसिकता, हिंदू दमनकारी मानसिकता के द्योतक हैं। यह 3 दिन का जो पर्व है जिसको हम छठ पर्व कह रहे हैं, आप लंबे समय से सत्ता में थे। अगर मैं इन 3 दिन की चर्चा को 2 मिनट के लिए समाप्त करता हूं, तो लंबे समय से आप सत्ता में थे, आपने यमुना की सफाई के लिए क्या किया? यमुना हमारे लिए पूजनीय है, हमारे समान मां समान है। मैं संपूर्ण संत समाज की ओर से एक प्रश्न करता हूं जी, हम यमुना की ओर से जब निकलते हैं तो हमको ऐसी बदबू आती है जैसे सीवर में से आती है। तो अगर यमुना की यति गति ऐसी हो गई कि उसमें से बदबू आती है, तो अरविंद केजरीवाल जी और उसके मंत्रिमंडल और जो उसके प्रवक्ता बैठे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि वो जो डिफेंड कर रहे हैं, ये तय करता है आप हिंदू विरोधी हो। गाय गंगा और गौरी को संरक्षण करने की जो आप बात करते हैं, ना गाय सुरक्षित, ना गंगा सुरक्षित, ना गौरी सुरक्षित। और ये ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने है कि बहन बेटी किस प्रकार से गंदे जल में खड़ी हुई हैं। क्या आप उनके स्वास्थ्य के साथ कोई गंभीर अपराध करने वाले हैं? मैं अरविंद केजरीवाल, उनके शासन प्रशासन की पूरे संत समाज की ओर से पूरी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। अगर हरियाणा सरकार इस पे जिम्मेदार है या यूपी सरकार जिम्मेदार है तो भी वो हिंदू विरोधी है क्या? देखिए मैं एक बात बताता हूं, जहां जहां हिंदू विरोधी काम होगा, जब ये पर्व आने लग जाते हैं, हिंदू पर्व आने लग जाते हैं, तो क्यों हमको पंजाब याद आने लगता है, हमको हरियाणा याद आने लगता है? उससे पूर्व तो हम कोई चर्चा नहीं करते। अब उत्तर भारत की इतनी बड़ी संख्या में भारत में, दिल्ली में लोग रहते हैं, जब वोट बैंक लेने की बात होती है तो घर घर में नाली में खड़े हो जाते हैं, सीवर में खड़े हो जाते हैं। देखिए क्या छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री दिल्ली की स्वच्छता करेगा क्या? शासन प्रशासन सारे सोर्सेज आपके पास है, लेकिन अंतोतगत्वा जब आप कुछ नहीं करते तो आपके पास राज्यपाल, आपके पास हरियाणा, ये आपके पास प्रश्न रह जाते हैं। लेकिन अब बातें छुपने वाली नहीं है, आप एक्सपोज हो गए हैं। और केवल अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? मनोज तिवारी सड़कों पर उतरते हैं, लाठी डंडे खाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। आज से पहले कितनी बार उन्होंने प्रदर्शन किया यमुना के लिए कि सफाई कराइए? देखिए एक मैं बात बताता हूं आपको, अभी मनोज तिवारी जी ने अरविंद केजरीवाल जी के घर के सामने प्रदर्शन किया। दिल्ली की बड़ी संख्या में उत्तर भारत के लोग उनके साथ थे। आज दिल्ली के अंदर, विधानसभा के अंदर विपक्ष है, विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, उसके लिए जवाब देने के लिए यहाँ पर भारतेंदु जी बैठे हुए हैं। लेकिन हम जब सारी चर्चा करने के बाद उसको कंक्लूड करेंगे तो अंतोगत्वा बात तो यही निकलने वाली है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है, शासन प्रशासन आपका है, तो उसके बाद इतनी खामियां हैं, तो आप जिम्मेदार है कौन है? अगर एक कक्षा में, क्लासरूम के अंदर टीचर के रहते हुए सारे विद्यार्थी शोर मचाते हैं और किसी बच्चे का सिर फोड़ते हैं, तो कक्षा में बैठे हुए टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि आपके रहते कैसे हो गया? तो दिल्ली का मुख्यमंत्री अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकता, आप जिम्मेदार हैं। ठीक है भारद्वाज जी, आ रहा हूं कुंदन से एक रिएक्शन ले लूं। कुंदन, यहाँ पर जो बहस चल रही है स्टूडियो में, एक तो ये है कि भाई ये यमुना मैली है या फिर सियासत मैली हो गई है आज की डेट में।
और जो बात आप कह रहे हैं कि मनोज तिवारी कितनी बार भाई उतरे सड़कों पर कि यमुना साफ की जाए, तब तो वो दिखाई नहीं देते हैं, और आज जब मुद्दा बनाना है, सियासत करनी है, तो वो सड़कों पर उतर आए। ठीक है, यमुना मैली है, इसके पीछे जो भी जिम्मेदार है उसकी बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सियासत जिस तरह से हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए अनुज, आपने बहुत महत्वपूर्ण दो सवाल पूछे। स्वामी जी से भी पूछा, और स्वामी जी की एक बात को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि अंततो गत्वा, यानी कि आखिरकार रिजल्ट क्या हुआ। रिजल्ट हम सबके सामने है। अब क्रेडिट लेने की कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। मनोज तिवारी और सांसद जो हैं, दो सांसद धरने पर बैठते, हम क्रेडिट ले रहे हैं कि देखिए हमारी वजह से छठ पूजा का आयोजन घाटों पर हो रहा है, 1000 जगहों पर व्यवस्था की जा रही है। व्यवस्था की तस्वीरें भी बड़ा वोट बैंक है कुंदन, दिल्ली में बड़ा वोट बैंक है पूर्वांचल का, वैकल्पिक व्यवस्था भी देखते रही। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए सब कुछ हो रहा है। तो अब क्रेडिट लेने की कोशिश हो रही है, लेकिन अंततः गत्वा क्या है, रिजल्ट क्या है? यमुना वैसी गंदी है, वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। आपने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि एलजी तो सुप्रीम बॉस है दिल्ली के, तो फिर उन्होंने, जब आस्था का सवाल था, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल था, तो एलजी ने इस पर अपोज क्यों नहीं किया? हाँ। देखिए, मिनट्स ऑफ मीटिंग होती है, डीडीएमए के चेयरमैन है एलजी साहब, वाइस चेयरमैन है चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, तो हमें बताना पड़ेगा मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्या ये प्रस्ताव रखा गया कि हम छठ नहीं कराना चाहते, और अगर नहीं कराना चाहते तो एलजी ने क्या उस पर विरोध नहीं किया। हमने देखा है कई फैसलों पर एलजी विरोध कर देते हैं, कहते नहीं ये नहीं होगा। जब हिंदुओं की आस्था का सवाल था, छठ महापर्व का सवाल था, तो आपने फिर वहां पर अपोज क्यों नहीं किया? बीजेपी के प्रवक्ता को ये बताना चाहिए कि आखिरकार तब उन्होंने फैसला क्यों नहीं लिया। कई प्रस्ताव विधानसभा से अप्रूवल मौका दिया ना बीजेपी के लोगों को कि जाओ प्रदर्शन करो, सियासत करो, छठ पूजा है, यमुना गंदी है, यहाँ पर कोविड-19 का हवाला दिया जा रहा है, बॉल दी गई, पानी पर सियासत चमकाना था। ठीक है, बिल्कुल अनुज, आपने कहा बॉल दी गई, हाँ। बॉल फुल टॉस बॉल मिल गई अब बीजेपी को, और उसने छक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन अंततः गत्वा यही है जो स्वामी जी कह रहे हैं। गंदे पानी में छठ व्रतियों को खड़े होकर के जब 2 दिन वो व्रत में होंगी, तीसरे दिन वो पानी, इस गंदे पानी में, टॉक्सिक पानी में, अमोनिया भरे पानी में जब वो डुबकी लगाएंगी, तो देखिए खतरा कितना रहेगा। दरअसल लोगों की आस्था है, इस गंदे पानी में भी खड़े होंगे, लेकिन आस्था के साथ न सिर्फ आम आदमी पार्टी 4 राज्यों से यमुना होकर गुजरती है। आपको बताना पड़ेगा कि अगले राज्य में क्या किया जा रहा है, उत्तराखंड में क्या किया जा रहा है, हरियाणा में क्या किया गया, दिल्ली में क्या हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में जब प्रयागराज में जाकर यमुना गंगा में विलीन हो जाती हैं, तब तक क्या किया जा रहा है। आपको पूरी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, रहिए आप हमारे साथ। भारद्वाज जी बहुत देर से उंगली उठाए हुए हैं। भारद्वाज जी देखिए भाई, आप दिल्ली में आपकी सरकार है और सवाल आपसे ही होगा। अब ये बात तो नहीं है ना कि भाई महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे से कोई पूछेगा जाके, पुष्कर सिंह धामी से कोई पूछेगा जाके, आपसे पूछेंगे ना भाई। अनुज, मैं 2 चीजों का जवाब देता हूँ। पहले इस चर्चा में आपने कहा कि झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, उसका एक जवाब देता हूँ कि देखिए लोकतंत्र में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इस पे मोहर लगाने का काम जनता का है। और दिल्ली की जनता ने एक बार 3 बार अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया, 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, एक बार 70 में से 67 सीटें दी गई, एक बार 70 में से 62। जब 70 में से 67, 70 में से 62 सीटें आती हैं, तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल का लोगों का विश्वास। 99% दिल्ली की जनता आपको मैंडेट देती है, इसका मतलब कि आप सही काम कर रहे हो, आप सरकार नहीं ठीक है, लेकिन अब आप उसको कब तक भुनाते रहेंगे? अब अगर इस गंदे पानी में महिलाएं खड़े होकर अर्घ देंगी, वहां पर स्नान करेंगी, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ होगा, तो इस पर जवाब भी तो आप ही देंगे। भरोसा किया है तो जवाब भी तो देंगे। उसके बाद स्वामी जी ने भी कहा, मैं स्वामी जी से पूछना चाहता हूँ, स्वामी जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई थी, इन्होंने कहा था कि गोरक्षा कानून, क्या हुआ गोरक्षा कानून का? इन्होंने बोला था कि गंगा साफ करेंगे, गंगा सफाई के नाम पे लाखों करोड़ रुपए का बजट, ये ठीक है, क्या गंगा साफ हो गई? और उनके जब मुख्यमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दिल्ली में आए, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे डिप्टी सीएम, हमारे जल मंत्री के साथ उनकी बैठक हुई, बाकायदा जितना गिनाने की, उन्होंने कहा कि भारत की सरकार सफाई के लिए बजट देगी और हम दिल्ली सरकार के साथ मिलकर प्रोजेक्ट पायलट करेंगे। लेकिन आज इस बात को 2 साल हो गए, ना तो जल मंत्री है, ना बजट आया, ना कोई कोई अधिकारी है। इस तरीके की नीयत के साथ ये लोग काम करते हैं। आप समझ सकते हैं। अवस्थी जी तो यहाँ पर गंगा की कसम खा रहे हैं कि पूरी गंगा साफ हो चुकी है, और आप कह रहे हैं कि गंगा साफ नहीं हुई है, वो बजट कहाँ गया? आप घोटाले की बात कर रहे हैं। अवस्थी जी जवाब दीजिए।
देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ बैठ के कूप मंडूक बन के रहने से अच्छा है कि एक बार यूपी चले जाइए और वहाँ पे कानपुर में जहाँ सबसे ज़्यादा गंगा काली थी या मैली थी, वहाँ का पानी जल में लीजिए और उसको अंचन करिए, पीजिए, तो आपको पता लगेगा कि गंगा की सफाई कैसे हुई की गई। आपके यूपी में जिस तरीके से यूपी सरकार ने और केंद्र सरकार ने मिलकर पूरी गंगा को साफ किया है, आपको भी यमुना को इसी तरीके से साफ करना चाहिए। ये मेरा सजेशन है। खाली झूठ बोलने से या इसकी बात को उसके ऊपर डाल देने से काम नहीं होगा। लेकिन देखिए, एक बात जो मेरे सहयोगी कुंदन कह रहे हैं यहाँ पर, शुभेंदु शेखर जी, अब एलजी साहब इतने भोले तो नहीं है ना कि भाई फाइल आई और उन्होंने साइन कर दिया कि ठीक है भाई कोविड-19 प्रोटोकॉल है, छठ पूजा नहीं होगी। वो भी तो कर सकते थे प्रोटेस्ट कि नहीं भाई गलत बात है ये, देखिए छठ पूजा है। स्टेट गवर्नमेंट हमेशा रिकमेंडेशन देता है, डीडीए में उस पर डिसीजन लेता है। इन्होंने रिकमेंडेशन ही नहीं कहा, इन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को तोड़ने के लिए कि छठ पूजा ना हो इस बार, इसके लिए पूरा प्रयास किया। यदि ये दिखा दें कि उस मीटिंग में दिल्ली की सरकार ने रिकमेंडेशन दिया है पूजा होनी चाहिए, यमुना में होनी चाहिए, तो मैं जो कहेंगे वो हार जाएंगे। तो और ये तो हर बात को लिख सकते थे, क्या चीज एलजी साहब कह सकते थे देखिए, होनी चाहिए, वो अपनी सजेशन तो दे ही सकते हैं ना, हर मामले में देते हैं। राशन कार्ड, राशन मामले में कितनी बहस हमने की है, वकीलों के मामले में कितनी बहस की है, सब पे एलजी साहब ने प्रोटेस्ट किया ना। जब राशन का मामला आया तो केंद्र सरकार के अनाज को केजरीवाल जी अपने नाम से अपना पोस्टर लगा के फ्री में खरीद के अपनी पब्लिसिटी करना चाहते थे, इसलिए विरोध हुआ, इसलिए विरोध हुआ। उन्होंने फोटो हटा दी थी बाद में, मुझे याद है। वो सामान्य जो विषय रहते हैं, सामान्य विषय जो सरकार की ओर से होते हैं, नहीं देखिए फंस जाएंगे यहाँ पर आप, गलत नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो सामान्य विषय होते हैं उन सभी विषयों पर जो रिकमेंडेशन स्टेट करता है। जब इन्होंने कहा स्कूल खोल दो, स्कूल खोल दिया। जब इन्होंने कहा कि जिम खोल दो, खोल दिया गया। जब इन्होंने कहा माल खोलने चाहिए, खोल दिए गए। कहाँ विरोध हुआ? इसी तरीके से इन्होंने ये कहा कि छठ में पूजा नहीं होनी चाहिए तो नहीं, उन्होंने ओके करी। जब जनता की ओर से मांग हुई और इनको लगा कि अब ये फंस गए हैं, तो 13 तारीख के आंदोलन के बाद 14 तारीख को इन्होंने चिट्ठी लिखी है। इसके पहले क्या ये सो रहे थे? ये तो हर बात पे सुप्रीम कोर्ट पे जाते हैं, हाई कोर्ट पे जाते हैं, इधर भी चिल्लाते हैं, उधर भी चिल्लाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, तो इस पे क्यों नहीं गए वो? और ये तो केजरीवाल जी का डुअल वो है कि यदि जीत भी मेरी और पट भी मेरी, मतलब इधर की भी मेरी और यदि नुकसान होगा तो भी मेरा। ठीक है कुंदन, यहाँ पर देखिए राजनीति तो हो ही रही है, और यहाँ पर क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार इस मुद्दे को लेकर लीड लेती दिखाई दे रही है क्या? देखिए, मौका तो दिया है, जाहिर सी बात है। फैसला डीडीएमए में हुआ कि हम छठ नहीं करेंगे, बाद में फैसला लिया गया, फिर मीटिंग हुई, फिर फैसला लिया गया स्कूल और छठ को कुछ कोविड गाइडलाइन, सख्त कोविड गाइडलाइन के पालन के साथ छठ मनाने की इजाज़त दी गई घाटों पर। मौका तो दिया है। जहाँ तक जिक्र हो रहा था गंगा की सफाई का, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि देखिए हमें समझना पड़ेगा साहब, अगर आप गंगा की सफाई का दावा करते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं वहाँ पर बहुत सारे चेक किए गए हैं, वहाँ पर व्यवस्था की गई है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की, और पानी बिना ट्रीट हुए ज़्यादातर शहरों से अब गंगा में नहीं जाता। लेकिन हमें समझना पड़ेगा साहब कि अगर यमुना अगर गंदा है और यमुना आज जा कर के अगर गंगा में मिल रही है, अगर क्या मिलती है प्रयागराज में, तो हमें समझना पड़ेगा कि अगर ये गंदा पानी, ये झाग वाला पानी, टॉक्सिक वाला पानी, अमोनिया वाला पानी अगर गंगा में जाकर मिलेगा तो जो योजनाएं जो चला रही है केंद्र सरकार वो बेकार हो जाएंगी। ये हमें याद रखना पड़ेगा। जो आप दावे करते हैं कि गंगा को हमने स्वच्छ कर दिया, आचमन करने लायक कर दिया, कि आप कानपुर में जाइए जहां पर सबसे ज़्यादा टेंडरियों का गंदा पानी बिना ट्रीट किए हुए छोड़ दिया जाता था, तो आपको याद करना पड़ेगा कि अगर ये पानी जाकर के प्रयागराज में मिलता है तो गंगा को साफ स्वच्छ निर्मल करने का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है वो साकार नहीं होगा। सियासत अपनी जगह है, छठ बीत जाएगा, कल शाम का अर्घ होगा, सुबह ठीक है। स्वामी जी हमारे साथ है। स्वामी जी, छठ बीत जाएगा। एक अभी कुंदन जो तस्वीर दिखा रहे थे, जो वैकल्पिक व्यवस्था वहां पर की है यहाँ पर सरकार की तरफ से, अगर वहां छठ पूजा हो जाती तो इसमें इतना हो हल्ला ना मचता। देखिए भाई कोशिश तो कर ही रहे ना। देखिए, एक बात को समझना होगा, यमुना नदी का जल ले लीजिए, सरयू नदी का जल ले लीजिए और हरिद्वार का जल ले लीजिए, और प्रामाणिकता के आधार पर ये जांच होनी चाहिए कि कौन सा जल स्वच्छ है। सरकारें तो अपने अपने राज्यों में काम कर रही हैं। अभी हाल ही में पूर्व उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार में कुंभ गया है, किस प्रकार की उत्तम व्यवस्था थी, यह भारतवर्ष के लोग नहीं बोल रहे, विदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं ने भी उसकी प्रशंसा करी है कि हरिद्वार के अंदर जल कितना निर्मल है। वहां पर भी शासन प्रशासन उनके हाथ में था, केंद्र ने वहां भी सहायता करी, केंद्र यहाँ पर भी आपकी सहायता कर रहा है। मेरे को लगना चाहिए कि अगर ये स्वच्छ जल है,
बहन बेटी अगर यहाँ बैठकर पूजा कर रही हैं तो अरविंद केजरीवाल जी इधर आए और ये प्रमाणित करके दिखाएं कि गंगा, ये जो यमुना नदी है, इसको अंजलि में ले और उसको ग्रहण कर कर दिखाएं तो हम मान जाएंगे ये जल स्वच्छ है। अगर इतनी प्रमाणिकता अरविंद केजरीवाल जी आप में है, इतना आप जांच करने के विषय में तैयार हैं, तो इसका जल लीजिए और पीकर दिखाइए। हम स्वीकार कर लेंगे कि यमुना नदी का जल स्वच्छ है, लेकिन हिंदू अस्मिता के साथ खेलना बंद कीजिए, ये इनका कल्चर हो गया है। मैं एक बात और बोल देना चाहता हूं कि लगातार भारतवर्ष के अंदर, दिल्ली के अंदर एक समुदाय विशेष को हर प्रकार की छूट देते हो, सब प्रकार की व्यवस्थाएं करते हो, लेकिन जब बात हिंदुत्व की आती है, हिंदू धर्म त्योहार अस्मिता की आती है, आप नपुंसक बनकर खड़े हो जाते हो। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल और आपका पूरा मंत्रिमंडल हिंदू समाज के लिए नपुंसकता की तरह व्यवहार करता है। आपकी सरकार को कोई अंक देना चाहिए तो वो अंक है कि आपकी सरकार 100% नपुंसक है। मुझे लगता है कि इस तरफ बहस नहीं छेड़नी चाहिए स्वामी जी, और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। न्यूज़ इंडिया जो है ना, इन ऐसे शब्दों का समर्थन नहीं करता। क्या होता है प्रभु? हाँ, लगातार हिंदू समाज के साथ कुठारा आघात करना। हाँ। आप ये तो नोटिस है, कब तक हिंदू समाज को शोषित करेंगे, कब बताइए। तक दमनकारी चलिए करेंगे? स्वामी जी, आप गिनाइए दिल्ली सरकार के हिंदू समाज के खिलाफ के मैं फैसले। आपको बताता हूं, गिनाइए। देखिए जब जब हिंदू त्योहार आ जाते हैं, इनको कोविड याद आ जाता है, ये प्रतिबंध लगाने का काम करते हैं बाजारों पर। लेकिन जब एक धर्म विशेष के काम आ जाते हैं तो आप पूरी छूट दे देते हो, बाजार भर जाते हैं। आप दिल्ली का वो क्षेत्र देखिए जहां पर धर्म विशेष के लोग रहते हैं, उनको पूरी छूट दी जाती है, किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। आज भी बड़ी संख्या में जहां पर धर्म विशेष के लोग रहते हैं वो मास्क नहीं पहनते। देखिए क्या है कि अरविंद केजरीवाल जी तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया और दिल्ली की जनता समझने लगी है आप हिंदू विरोधी मानसिकता के लोग हैं। आपके जितने अनुयायी आते हैं सब मास्क पहन के आते हैं। देखिए आप जहाँ बैठते हैं वहाँ पर सब मास्क पहन के आते हैं। हम तो सबसे ये आग्रह करते हैं कि मास्क पहनिए, सरकार की गाइडलाइन का पालन कीजिए। नहीं। हम तो ये तो यमुना लेकिन वो तो गंदी विरोध करते है, हैं। यमुना गंदी है, तस्वीरों में दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। राघव चड्ढा सामने आए हैं, उन्होंने जवाब दिया है, सवाल उठना चाहिए, लेकिन इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जहां तक मैं समझता हूँ शुभेंदु शेखर जी, गलत कह रहा हूँ क्या मैं? देखिए, ये एक सब जग जाहिर है कि वो विशेष समुदाय के लोगों से ज़्यादा प्रभावित हैं और उसको लुभाने के लिए वो ये सब करते हैं। पर हम इस चैनल पे बैठ के मैं तो एक ही बात कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं वो सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं और हम करते रहेंगे। मेरा बस यहाँ पे एक ही बात कहना है कि यदि अभी आचार्य जी ने भी ये बात कही कि एक क्लास के अंदर बच्चे खूब शोर मचा रहे हैं तो टीचर ये कहे कि प्रिंसिपल ने हमको इतनी पावर नहीं दी कि हम बच्चों को शांत कर सकें, तो गलती अध्यापक की है। वैसे ही यहाँ केजरीवाल जी की है। यदि ये चाहते, नॉर्मली ये छठ आने से 2-3 महीने पहले से काम चालू हो जाता है और कुछ प्रयास करते। जिस तरीके से गंगा जी के ऊपर 5435 एसटीपी प्लांट लगा के उसको शुद्ध किया गया है, गंदा पानी उसमें नहीं डाला जाता है, कम से कम एक आध प्लांट तो दिल्ली में भी लगा देते। और कोई बहुत बड़ा खर्चे वाला काम नहीं है, पर उन्होंने एक भी प्लांट 7 सालों में नहीं लगाया और यहाँ पे आके कहते हैं कि हरियाणा से पानी आ गया, यूपी का इरिगेशन का पानी है और हम कुछ नहीं करेंगे। की दिक्कत क्या है? जो भी चीजें अच्छी होनी है ना, दिल्ली को स्वर्ग बना दो पिछले 7 साल में, हो जाएगा क्या? देखिए, कुछ भी प्रयास किए जाते, हाँ, यदि उन्होंने एक भी प्लांट लगा दिया होता, एसटीपी प्लांट गंगा को, यमुना को साफ करने के लिए, तो मैं आपकी बात मानता। पूरे 7 सालों में उन्होंने एक 20 करोड़ का एक हवा को ठीक करने के लिए एक टावर लगाया, स्मॉग टावर एक, और उसके बाद क्या हुआ कि 25 करोड़ का जो एक टावर लगाया, उसके ऊपर 30 करोड़ की पब्लिसिटी करी कि हमने टावर लगा दिया। कम से कम 10 टावर लगाते तो दिल्ली की हवा ठीक होती, पर वैसा कुछ नहीं किया, खाली प्रचार करना। अभी आपको पराली के ऊपर भी बता देता हूँ, 28,000 रुपए की पराली को डिस्ट्रीब्यूशन करने में 9 लाख रुपए लगाए और 24 करोड़ रुपए उसकी पब्लिसिटी में किया। तो ये उनके काम करने का तरीका है और इसी को हम विपक्ष में हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे और उन जनता को बताएंगे कि किस तरीके से काम करते हैं। आप आवाज उठाइए, आपका हक है। बहुत शुक्रिया शुभेंदु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वामी जी आपका बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। दिल्ली में सियासत गर्म है, लेकिन यमुना मैली है, और यमुना मैली है का सवाल ये भी उठता है क्या सियासत भी मैली है, क्योंकि सियासत चरम पर है दिल्ली में और मुद्दा बना है छठ पूजा को लेकर कि यमुना गंदी है, उसमें महिलाएं कैसे जाएं। हालांकि सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम बातें कही जा रही हैं। राघव चड्ढा सामने आए हैं, हरियाणा और यूपी का नाम ले रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।